Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammed Sen, and I'll tell the topic elasticity. In this topic, we will deal with the producers and consumers' responsiveness towards this price. We already discussed in chapter 3, number 3, but in this chapter, we will discuss how much the consumer behave towards price. So let's discuss it. तो पहला हम ये देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। अब ये सिंपल ये कह रहा है कि कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिवनेस है प्राइस के लिहाज से। एज हम चैप्टर नंबर 3 पे पढ़ चुके हैं कि मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है इसकी तो प्राइस डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसका रिलेशनशिप भी क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये कितना सेंसिटिव है, ये कितना रिस्पॉन्सिवनेस है प्राइस के लिहाज से। तो इसका ये फार्मूला है कि हम मतलब देखने के लिए कितना इलास्टिक है, ये कितना इलास्टिक है, देखने के लिए ये फार्मूला है परसेंटेज change in quantity demand of product X divided by percentage change in price of product Y। तो हम पहले इस टेबल को समझते हैं तो हमारा ये जो फार्मूला है ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम इस टेबल को समझते हैं। अब जो पहला कॉलम है ये सिंपल ये शो कर रहा है कि यहाँ पर डिमांड है किसकी, टिकट की। अब दूसरा कॉलम ये शो कर रहा है ये क्या है, प्राइस किसकी, टिकट की। अब तीसरा कॉलम यहाँ पर ये शो कर रहा है ये क्या है, ये इलास्टिक कोफिशिएंट है इसका 1 to 2 point to 3 point and so on। This is the calculation, simple we can say the calculation elasticity of coefficient। And fourth column says the total revenue, fifth column says the total revenue। So let's discuss the column number 1। As column number 1 quantity increases तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, पर ये कितना रिस्पॉन्सिवनेस है। हम 1 to 2 पे हम देखते हैं तो 5% ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है। मतलब इसको हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं तो 1% चेंज प्राइस में आता है तो 5% ये क्वांटिटी में क्या आता है, चेंज आता है, किसका, कंज्यूमर का। यहाँ पर हम ये ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 to 3 पॉइंट में हम देखते हैं तो यहाँ पर 2.6 है। मतलब अगर 1% प्राइस में चेंज आया तो 2.6% क्वांटिटी में चेंज आएगा, किसका, कंज्यूमर का। अगर 3 to 4 पॉइंट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 1.57। मतलब अगर 1% प्राइस में चेंज आया तो 1.57 क्वांटिटी में ही चेंज आया, किसका, कंज्यूमर का। अगर यहाँ पर हम 4 to 5 जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब सेम रेशियो, अगर 1% से प्राइस हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो 1% से क्या, 1% से क्वांटिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। मतलब इसका रेशियो सेम आ रहा है। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे या इनइलास्टिक कहेंगे, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले इसको हम इंटरप्रिटेशन के साथ पढ़ते हैं। अब हम 5 to 6 पे हम जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 0.6.4। मतलब अगर 1% चेंज प्राइस में आए तो 0.64 क्वांटिटी ऑफ प्राइस में, क्वांटिटी ऑफ सॉरी टोटल क्वांटिटी ऑफ टिकट में मतलब क्या चेंज आया, मतलब 0.64 चेंज आया। 6 to 4 पे क्या चेंज आया, वहां अगर 1% प्राइस में चेंज आया तो 0.38 किस में चेंज आएगा, क्वांटिटी ऑफ टिकट में 0.38 चेंज आएगा। अगर 1% प्राइस में चेंज आया तो 0.20 किस में, क्वांटिटी ऑफ टिकट में चेंज आएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ लिए। अब सिंपल हम अगर हम इसको हम इलास्टिक के जरिए समझते हैं तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी इलास्टिक ग्रेटर देन 1 हो तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, इलास्टिक है। अगर ये प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है तो इसको हम यूनिट इलास्टिक कह सकते हैं। अगर ये लेस देन 1 हुआ तो हम इनइलास्टिक कहेंगे। So we have seen in this table that 5
ये क्या है, ये 1 से ऊपर है तो हम सिंपल इसको हम इलास्टिक कहेंगे। 2.6 ये भी क्या है, 1 से ऊपर है क्यों, तो हम इसको इलास्टिक कह सकते हैं, कहेंगे। 1.57 ये भी क्या है, 1 से ऊपर है तो हम इसको क्या कहेंगे, इलास्टिक है। अब ये क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसको हम देखते हैं। अगर ये 1 के बराबर आए तो यह यूनिट इलास्टिक है। सिंपल, अगर ये 1 आया तो उसको हम यूनिट इलास्टिक आएगा। मतलब जो प्राइस का रेशियो है ना, वो भी क्वांटिटी ऑफ टिकट का रेशियो है, तो सेम रेशियो है इसका। अगर हम 0.64 ये क्या है, लेस देन 1 है तो हम इसको इनइलास्टिक कहेंगे। 0.38 है, इसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। 0.20 है, इसको इनइलास्टिक कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीनों लेस देन 1 है। चलो हम 4 कॉलम को अब देख लेते हैं। 4 कॉलम में है क्या, 4 कॉलम में सिंपल टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब 1 प्राइस पे कितने टिकट सोल्ड हो रही है, सॉरी 8 प्राइस पे कितने टिकट सोल्ड हो रही है, 1, ठीक है। अब 7 प्राइस में 2 टिकट मतलब सेल हो रही है। तो सिंपल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना इसका रेवेन्यू हुआ, जनरेट हुआ 8। 2 to 7 इसका क्या हुआ, 14 आया। 3 to 6 इसका क्या है, 18 आया। 4 to 5 इसका 20 आया। 5 to 4 इसका 20 आया। 6 to 3 इसका 18 आया। 5 to 2 इसका 14 आया। 8 to 1 इसका 8 आया। अब जो 5th कॉलम है ना, ये we can say this is the main column, so we can determine the elasticity. One way is the formula and other way the total revenue test. Third column we have already seen, and now we discuss the column number 5. Okay, let's discuss it. अब सिंपल इसका तरीका ये है कि मतलब मतलब प्राइस जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रही है उस डायरेक्शन में रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मूव कर रहा है, उसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। अगर प्राइस मूव हो रही है, टोटल रेवेन्यू रिवर्सली मूव हो रहा है, इसको हम इलास्टिक कहेंगे। अगर ये प्राइस चेंज हो रही है, टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट है, अनचेंज है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट इलास्टिक कहेंगे। तो देख लेते हैं। अब ये 8 to 7 आया, मतलब प्राइस डिक्रीज हो रही है यहाँ पर, तो ये इसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं इलास्टिक है जी, हमको यहाँ पर कह सकते हैं इलास्टिक है। चलो 6 to 7 to 6 आ गया, ये क्या हुआ, ये भी डिक्रीज हो गया, चलो हम इसको कहेंगे इलास्टिक है। चलो 6 to 5, 18 to 20 ये भी क्या इलास्टिक है। जब हम 5 to 4 आ रहे हैं तो हम देखते हैं कि मतलब टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये मतलब कांस्टेंट है, पहले भी 20 था अभी 20 है, तो हम इसको सिंपली कहेंगे ये यूनिट इलास्टिक है। जब हम 4 to 3 आ रहे हैं तो अब ये प्राइस डिक्रीज हो रही है, ये टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में। जब प्राइस डिक्रीज हो रही है टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है। पहले क्या हुआ था, प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था। अब क्या है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्राइस भी डिक्रीज हो रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनइलास्टिक के। हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं, कर चुके हैं, जो सेम डायरेक्शन में मूव करें उसको हम इनइलास्टिक कहेंगे। चलो 3 to 2 इसको कम, अब यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इनइलास्टिक है। 3 to 1 यहाँ पे इनइलास्टिक है। चलो अब इसको हम फर्दर वी विल डिस्कस इन द ग्राफ। we will grasp this topic through with this graph. So let's start the graph. In graph, what we see, okay, in the graph what we see, ये क्या है, डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर शो कर रहा है इसकी क्वांटिटी है टिकट की, यहाँ पे इसकी प्राइस है।
सिंपल। अब हम पहले थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं सिंपल इसका कर्व। अब यहाँ पर हम इलास्टिक को डिफाइन करेंगे, तो हम इसको वाई, अगर हम वाई इंटरसेप्ट देखें तो यहाँ पर हम हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। जब हम ए टू बी तक आ रहे हैं, इसका हम मतलब फार्मूले से मतलब अप्लाई करेंगे, इसका क्या परसेंटेज है और इसका क्या परसेंटेज है, इसको ये डिवाइड बाय ऐसे करेंगे तो इसका क्या परसेंटेज आएगा, इसका जो परसेंटेज आएगा ना चेंज, वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं ये इलास्टिक है। ओके, ये भी क्या है 2 to 3, जो इसका परसेंटेज है इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, बी टू सी। तो हम इसको कह सकते हैं ये भी इलास्टिक है। ये इसका 3 to 4, ये सी टू डी आ रहा है, सी टू डी मतलब जो इसका जो परसेंटेज है, मतलब हम सिंपल यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर क्वांटिटी जो परसेंटेज है वो लार्जर है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, वो सिंपल हम इलास्टिक है। ओके, फर्दर वी सी 4 to 5 डी टू ई। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है ना 4 to 5, यहाँ पर 5 to 4 जो परसेंटेज है ना वो सेम आ रहा है, क्योंकि ये 1 है। मतलब जो ये इससे ये डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात ये 1 आ जाएगा। तो हम इसको ये डिटरमाइन करेंगे, अगर क्वांटिटी डिमांड सेम रेशियो से बढ़ रही है और इसकी प्राइस सेम रेशियो से डिक्रीज हो रही है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। चलो हम 5 to 6 लगते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम E to F ये देखते हैं, जो इसकी परसेंटेज है ना कम है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, सिंपल 4 to 3, क्योंकि ये लेस देन 1 आ रहा है, एंड सो ऑन दिस F to G एंड G to H, ये क्या है, लेस देन 1 है। अगर मैं इसको सम अप करूं इस ग्राफ को, ये y इंटरसेप्ट पे क्या है, इन्फिनिटी है, ये मतलब डिक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी को डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रेटर देन 1 है, सिंपल हम इसको कहेंगे इलास्टिक है। जहाँ इस रीजन में इलास्टिक होगा, फिर 1 पर आएगा, फिर इसको हम यूनिट कहेंगे, फिर ये 1 से डिक्रीज होगा, 1 से डिक्रीज होगा मतलब 0 के मतलब करीब आएगा, तो हम इसको इनइलास्टिक कहेंगे। और एक्स इंटरसेप्ट को हम सिंपल यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर 0 हमारी इलास्टिसिटी है। अगर हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कर्व को देखें, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट है, ये क्या है, इस पॉइंट यहाँ इस पॉइंट तक ये इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट से ये इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ये इसकी मतलब जो इसकी प्राइस है वो टोटल रेवेन्यू के साथ इनवर्सली मतलब चेंज हो रही है। तो ये वो रीजन है जहाँ पर क्या हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम आती है, फिर डिक्रीज होती है। अगर ये यहाँ पर मैं सम अप करूँ इस ग्राफ को, तो सिंपल मैं ये करूंगा, टोटल फर्स्ट टोटल revenue increases, then it reaches maximum, then decline. Total revenue increases, we can say the region is elastic, it reaches maximum, this region we can say this is a unit elastic, and then falls, we can say this is inelasticity. अगर हम फर्दर भी इसको टेबल के जरिए एलाबोरेट करते हैं, तो यहाँ पर हम पहले क्या है, अच्छा सॉरी टू से जो जिसकी परसेंटेज है ना वो उसकी नेगेटिव आएगी, सही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोड के जरिए इसको पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप है ना प्राइस और क्वांटिटी के साथ, वो नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। हम मोड के जरिए इसको पॉजिटिव करेंगे। सिंपली ये कह रहा है इसकी प्राइस इलास्टिक जो डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो ये इलास्टिक है, और अगर ये इक्वल टू 1 है तो यूनिट है अगर ये लेस है तो इनइलास्टिक है।
ये डिस्क्रिप्शन में ये कह रहा है कि अगर जो जो क्वांटिटी है ना किसकी आ, आ, जिसकी भी हो, मतलब प्राइस की हो, टोमेटोस को, डोर्स की हो, और टिकट्स की हो, और एनी अदर, इफ द टोटल क्वांटिटी है ना वो चेंज हो रही है, लार्जर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, सिंपल ये इलास्टिक का वाला रीजन है। अगर ये क्वांटिटी चेंज हो रही है तो सेम परसेंटेज के साथ प्राइस भी चेंज हो रही है, तो ये यूनिट इलास्टिक का रीजन है। अगर क्वांटिटी चेंज हमारी हो रही है, थोड़ी हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रही, तो हम इसको इन इलास्टिक कहेंगे। अब ये कह रहा है अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, इलास्टिक है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है, टोटल रिव्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये अनचेंज है, कांस्टेंट है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है, टोटल रेवेन्यू अनचेंज है, तो ये क्या है, यूनिट इलास्टिक है। अब ये क्या है, लेस देन 1, अब टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू भी, सॉरी, अगर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा। सो फर्दर वी विल, so we cover the topic, how determine the elasticity of demand. We discussed the two approaches. First approach is the formula of price elasticity of demand, and other approaches we can say the total revenue. So now we discuss determinants of price elasticity of demand. पहले पहले यहाँ पर आता है सब्स्टिट्यूबिलिटी। अब ये है क्या, ये सिंपल ये कह रहा है जिस जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट हो, वो हमारी जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर उसका क्या बिहेवियर होगा। जाहिर सी बात है अगर हम हमारा प्रोडक्ट है सपोज मेडिक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट है कोलगेट, तो हमारा जो बिहेवियर क्या होगा, हमारा बिहेवियर होगा इलास्टिक बिहेवियर होगा। जब अगर कोलगेट की प्राइस इंक्रीज होगी तो हम मेडिकम खरीद लेंगे, अब अगर मेडिकम की प्राइस इंक्रीज होगी हम कोलगेट खरीद लेंगे, तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, इलास्टिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब हम अगर हम देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जो उसकी मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे सेंसोडाइन हो गया, अब इसकी प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो हमें वो खरीदना है, वैसे जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करे हमें खरीदना है एनी आओ, तो हमारी प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज में है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो खरीद लेंगे, तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। अगर कोई भी प्रोडक्ट उसकी सब्स्टिट्यूट है, हमारा बिहेवियर इलास्टिक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सब्स्टिट्यूट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारा बिहेवियर इनइलास्टिक होगा। सेकंड क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। अब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम में क्या है, सिंपली ये कह रहा है अगर आपकी इनकम है, ठीक है, कोई भी चीज आपकी इनकम में थोड़ी सी परसेंट में चेंज हो रही है, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, सिंपल इनइलास्टिक होगा। सपोज करो आपकी इनकम में 1000 रुपया, 10,000, ओ सॉरी 1000, आपकी इनकम है 1000, तो अगर जो शॉर्ट की प्राइस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है 5 to 6, आपका बिहेवियर क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, क्योंकि ये आपकी इनकम का बहुत 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 एक ही कम परसेंटेज है। अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं मशीन कह लें, या कोई बंगलो कह लें, या कोई प्लाट कह लें, या कोई कार कह लें, अगर हम वो खरीदते हैं ना, वो अगर खरीदते हैं वो हमारी परसेंटेज है ज्यादा है या इक्वल है हमारी इनकम से, तो हमारा बिहेवियर क्या होगा, इलास्टिक होगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर समअप करते हैं, अगर हमारी इनकम का परसेंटेज कम हो तो हमारा बिहेवियर इनइलास्टिक होगा। अगर हमारी इनकम का जो बिहेवियर है, ओ जो हमारा इनकम का परसेंटेज इक्वल हो, तो हमारा जो बिहेवियर होगा वो
इलास्टिक होगा। थर्ड इज द लग्जरी वर्सेस नेसेसिटीज। अब यहाँ पर लग्जरी क्या है, नेसेसिटी क्या क्या है, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लग्जरी क्या है, जो वांट है। अब वांट क्या है, हमारी बंगलो है, मनी है, वी कैन से कार है, वी कैन से वी विजिट ब्रॉड, ये हमारी क्या लग्जरी है। अब नेसेसिटी क्या है, ये हमारी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे हमारे शेल्टर हो गया, फूड हो गया, हेल्थ हो गया। अगर कोई भी मतलब प्राइस चेंज हो नेसेसिटी में, हमारा बिहेवियर क्या होगा, सिंपल इनइलास्टिक होगा। क्योंकि हमें एनी वो चीजें खरीद लेनी है, जैसे आटा हो गया, जैसे मेडिसिन हो गई। यहाँ पर लग्जरी में हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब कार का। अगर कार का मतलब प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो, हमारा बिहेवियर क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर हम टाइम में देखते हैं, टाइम में एक का आता है शॉर्ट रन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम एंड लॉन्ग टाइम। इसको हम अगर ब्रैकेट में बंद करें, सही, शॉर्ट टाइम में, सॉरी, टाइम में दो चीजें आती है, एक शॉर्ट टाइम, एक लॉन्ग टाइम। शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, सिंपल। अगर जाहिर सी बात है, टाइम हमारा शॉर्ट है बहुत। आपकी कार पंक्चर हो गई, सामने आपका मतलब को मतलब कह सकते हैं टायर पंचर है, ठीक है, वो आपको मतलब रिपेयर के लिए आपकी प्राइस ज्यादा ले रहा है, आपका बिहेवियर क्या होगा, इनइलास्टिक होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। अगर हम लॉन्ग रन को देखिए, आपके लिए बहुत टाइम है, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आप दूसरी दुकान के पास जा सकते हैं अपना टायर चेंज कराने या रिपेयर कराने। अगर इसको हम सम अप करें, शॉर्ट रन में हमारा जो बिहेवियर होगा वो इनइलास्टिक होगा, लॉन्ग रन में हमारा इलास्टिक होगा। यार कसम से यार। ओके, हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर ये हम सिंपल, ये भी हम थर्ड चैप्टर पे पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर भी हम या अब पहले हम प्रोड्यूसर का पहले हम कंज्यूमर का बिहेवियर देख रहे थे, क्या है प्राइस के साथ। अब यहाँ पर क्या डील करेंगे, यहाँ पर प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर है प्राइस के साथ। इसका ये सिंपल फॉर्मूला है, सेम एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पर डिमांड, यहाँ पर सप्लाई, percent change in quantity supply of X divided by percent change in price of Y। तो अगर इसको हम देखें फॉर फर्दर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, जो जो इसका हमने टेबल पढ़ा डिमांड का, ये भी मतलब सेम है।
वहां पर क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, या सिंपल आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपको मोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों आ यार, दुकान है ना। तो यहाँ पर भी सेम रूल है। अगर यहाँ पर जो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 आए तो ये क्या है, इलास्टिक होगी। अगर लेस देन 1 आए इलास्टिक होगी। अगर इक्वल टू 1 आए तो क्या होगी, यूनिट होगी। हमारा सेम यहाँ पर रूल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले पहले यहाँ पर आता है द इमीडिएट मार्केट प्लान। अब यहाँ पर इमीडिएट मार्केट प्लान है क्या, ये सिंपल कह रहा है कि आपके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास आवर्स है, आपके पास 2 दिन है, आपके पास 3 दिन है। सिंपल ये कह रहा है कि सपोज करो आप टोमेटोज है, आप वो मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, वो आप बेच रहे हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है अपनी प्राइस सेट करने का। ओ सॉरी, यहाँ पर आप नहीं है, नहीं देखेंगे कि यहाँ पर मतलब क्वांटिटी सोल्ड हो रही है नहीं। यहाँ पर आप प्राइस अपनी वहीं सेट करेंगे। अगर यहाँ पर हम शॉर्ट रन को सब कुछ देखें, यहाँ पर आपको कैपेसिटी होती है 1 मंथ की, वी कैन से द 1 ईयर आपको कैपेसिटी होती है। यहाँ पर लैंड और कैपिटल आपका फिक्स होता है। यहाँ पर आपका लेबर है ना, वो अनचेंजेबल होता है, मतलब वो चेंज होता है। तो शॉर्ट रन में आपके पास बहुत कम टाइम है। यहाँ पर आप प्राइस के साथ आउटपुट अपना फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका क्वांटिटी मतलब ज़्यादा सोल्ड हो रही है ना, तो अपनी आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपके पास टाइम है। अगर लॉन्ग रन में हम देखें, लॉन्ग रन में हम अब बहुत आपके पास टाइम है बहुत। अब यहाँ पर लैंड और कैपिटल यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज वेरिएबल है यहाँ पर लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर चीज क्या है, वेरिएबल है। तो आपके पास बहुत टाइम है। शॉर्ट अगर हम इसको सम अप करें इमीडिएट में क्या है, आपको आपके पास बहुत टाइम है, बहुत कम टाइम है। आपका जो आउटपुट है वो बिके या ना बिके, आपकी प्राइस क्या होगी, स्टिक होगी। शॉर्ट टर्म में हम क्या देखते हैं, आपके आउटपुट के साथ आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। लॉन्ग रन में आपकी क्या होगी, अपना आप प्लान चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वन इंडस्ट्री एग्जिट कर सकती है, एंटर कर सकती है। यहाँ पर बहुत टाइम है। अगर चलो ये क्लियर हो गया अब हमारा प्राइस अलर्ट सप्लाई। अगर हम यहाँ पर हम देखें क्रॉस इलास्टिक सब डिमांड ही है क्या, ये सिंपल ये कह रहा है। हम यहाँ पर दो गुड को देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। अब पहले यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉफी नंबर है एक्स से, तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये एक्स प्रोडक्ट एंड वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्रोडक्ट वाई। एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है प्राइस के साथ, क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, दूसरी क्वांटिटी में प्राइस के साथ क्या चेंज आ रहा है, सिंपल वो क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर आपका अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स है, if cross elasticity of demand is positive, meaning that the sales x moves in the same direction as the change in the play price of y, then x y are substitute goods। अगर आपका x है y है, वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है। मीन्स आपकी पेप्सी है, कोका कोला है, या समथिंग है, या एप्पल है, सॉरी या समथिंग है, या ओप्पो है। तो ये क्या है आपस में, ये सब्स्टिट्यूट गुड है। इसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री को अगर हम देखते हैं तो
कॉम्प्लीमेंट्री गुड पहले है क्या? When cross elasticity is negative, we know that X and Y go together and increase in price of one, decrease in demand for other. Okay. अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट गुड है क्या? कॉम्प्लीमेंट गुड वो होती है जो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ डिपेंड हो। कैसे? जो पेट्रोल हो गया, कार हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। अब जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कार भी क्या होगी, कार की क्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिक हमारा अगर नेगेटिव आए वो सिंपल हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से हमारी, जैसे हमारा मैंने आपको एग्जांपल दिया पेट्रोल और कार का, सही है। अब इंडिपेंडेंट गुड्स है क्या? इंडिपेंडेंट गुड्स वो होती है जो आपस में रिलेटेड ना हो, जैसे फ्रिज हो गया और लैंड हो गया, जैसे मोबाइल हो गया और पानी हो गया, जैसे चेयर हो गया और ट्री आ गया। ये आपस में क्या, ये अनरिलेटेड है। तो अगर हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो आए या नियर जीरो आए, वी सजेस्ट दैट टू प्रोडक्ट बीइंग कंसीडर और अनरिलेटेड और इंडिपेंडेंट गुड्स। तो अगर यहाँ पर हम सम अप करें तो अगर सब्स्टिट्यूट आ गया तो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव आ गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गई टू तो हमारा नेगेटिव आएगा। अगर इंडिपेंडेंट गुड्स हो गई तो हमारा क्या, जीरो या नियर जीरो आएगा। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखें, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? ये सिंपल ये कह रहा है अगर आपकी इनकम में जो चेंज आ रही है, जो आपकी इनकम में चेंज आ रही है, आप क्वांटिटी में आप क्या मतलब परसेंटेज में चेंज आ रही है, ये सिंपल ये कह रहा है। अगर ये इसका फॉर्मूला देखें इनकम का, ये कह रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। अब आपकी इनकम में चेंज आ गई तो आप क्या, आपका क्या चेंज आएगा क्वांटिटी में, ये सिंपल ये कह रहा है। यहाँ पर आपकी टू गुड्स आती है, एक की इंफीरियर गुड्स होती है, दूसरी सुपीरियर गुड्स होती है। सुपीरियर को हम नॉर्मल भी कहते हैं, इंफीरियर गुड्स। ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव देन द गुड्स आर नॉर्मल। ये सिंपल कह रहा है कि अगर इनकी इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है देन द गुड्स आर नॉर्मल। मतलब ये कह रहा है अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, सही है, आपका जो क्वांटिटी जो मतलब बिहेवियर है ना प्राइस के साथ और क्वांटिटी के साथ, वो भी क्या होगा, हो गया सेम डायरेक्शन के साथ। मतलब पहले आप दाल खाते थे, अब आप चिकन खाते हैं। सिंपल ये कह रहा है अगर आपकी इनकम के साथ चेंज आए तो आप क्वांटिटी के साथ क्या चेंज आएगा, परसेंटेज। अगर आप जारी की बात है, अगर इनकम हमारी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी, वह भी हमारी बढ़ जाएगी। तो हमारा यह यहाँ पर क्या नॉर्मल बिहेवियर आएगा। अगर हम यहाँ पर इंफीरियर गुड्स को देखें, नॉर्मल के ओ सुपीरियर भी चुनाव में, नॉर्मल के सुपीरियर भी चुनाव में, सही है। अब इंफीरियर गुड्स क्या है? अब यहाँ पर आपकी इनकम में क्या आ गई, वी कैन से इंक्रीज आ गई, सही है। अब जो आप पहले क्वांटिटी माना खरीदते थे वो आप कम खरीदते। इफ योर इनकम इंक्रीजेस, first you purchase the good is the less ratio. Now we can say this is the inferior goods. We can say the example chicken, we can say the example इसका क्या कह सकते हैं, दाल कह सकते हैं, इसका हम पूरी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सिंपल ये है, अगर हमारी इनकम डिक्रीज हो, हमारी क्वांटिटी के क्या क्या मतलब क्या आएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब ये इनवर्स रेशियो है, ये इसका क्या आ गया, नेगेटिव आएगा। वो हमारा पॉजिटिव रेशियो था, वो पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पर सम अप करें, नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जो परसेंटेज चेंज इनकम आए तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाए, पावर हमारी बढ़ जाए, उसको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। अगर इंफीरियर गुड्स वो है, हमारी
और इनकम डिक्रीज हो गई, तो हमारी जो बिहेवियर होगा ना, वो हम चीजें कम मतलब खरीदी कर सकेंगे, ठीक है। वो हमारी इंफीरियर गुड्स हो गई। जैसे मैंने आपको एग्जांपल किया किया दाल का, ठीक है। नॉर्मल में मैंने एग्जांपल दिया चिकन का। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास नोकिया मोबाइल थी, ठीक है। तो आपकी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब आपके पास क्या एप्पल मोबाइल है। अब एप्पल आपका क्या हो गया, एप्पल आपका हो गया नॉर्मल गुड। जो जो पहले वो क्या था, नोकिया मोबाइल, वो आपका इन्फीरियर गुड से, जो इन्फीरियर गुड से वो आप कम खरीदते थे, ठीक है। वो क्या हो गया इन्फीरियर गुड्स। जो आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, वो मतलब ज्यादा परसेंट के साथ आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं, वो इसको नॉर्मल गुड्स कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बुद्ध सेव किए क्यों, सेव किए क्यों, सेव बंद क्या, कर दो जो कर दो, बस बंद क्या, ये रिज्यूम क्या कौन, बंद क्या। Stop there. Stop. Stop share that. चलिए यार, खबर न थी, बादशाह मानो वगैरह।